कि कैसे हमारी पॉलिसी है और कैसे हम चीजों को बदलने वाले हैं। एक वन वर्ड अगर हम बात कहें कि एक लाइन में अगर एजुकेशन पॉलिसी को डिफाइन करना हो तो व्हाट यू विल से, इट इज द हार्श वर्ड, I will say it is the demonetization in the education system. What was irrelevant in the education, वो सरकार ने यहां से हटा दिया है। जो कुछ भी हमारे काम का नहीं था वो यहां पर गवर्नमेंट ने हटा दिया है। लेकिन उसके हटाने के साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये भी है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस डिमोनेटाइजेशन के दौरान कुछ नोट हमारे साथ रह गए थे और कुछ चेंज होकर के नए आ गए थे। कुछ थोड़ी सी चीजें यहां पर भी हैं कि कुछ चीजें हमारे पुराने सिस्टम में जो वाकई अच्छी हैं, जो अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में गूगल से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट तक इंडिया के लोग लीड कर रहे हैं, तो वो इसी एजुकेशन सिस्टम से गए होंगे और यहीं से जाकर के आगे बढ़े होंगे। तो कुछ अच्छी चीजें भी थी हमारे साथ और कुछ चीजें जो थी जो नेगेटिव थी, तो आई विल से कि डिमोनेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब कब तक इंप्लीमेंट होगा, कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर फिर से मेरा एक सवाल होगा यहां पर कि हाउ मच टाइम डिमोनेटाइजेशन टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। सिमिलर इज द हियर कि जो पोजीशन वहां पर थी वैसे ही हम यहां पर भी चीजों को लेकर के आने वाले हैं और वैसे ही यहां पर अडॉप्टेशन भी होगा चीजों का। अब हम यहां पर देखते हैं कि एनईपी 2020 को कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। हम यहां पर लेंगे करेक्शन, कंटेंट और इंप्लीमेंटेशन। करेक्शन यानी जो भी एरर्स थे, मैंने कहा कि जो वट एवर द थिंग्स वाज इररिलेवेंट, उसको हमने यहां पर एरर्स को हटा दिया है। जो हमारा कंटेंट है उसमें क्या हमने चेंज किया है और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। पहली दो चीजों पे हम यहां पर बात करेंगे कि क्या करेक्शन हमने किया है। पॉलिसी की हम बात करेंगे कि पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, उसकी हम आज यहां पर बात करेंगे। कंटेंट में थोड़े से चेंजेस हैं लेकिन स्टिल कंटेंट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है गवर्नमेंट इसके बारे में बात करे कि कैसे वो कंटेंट में, क्योंकि आज भी कंटेंट में जो सिलेबस है उसमें हम आज भी अकबर को पढ़ने वाले हैं उसी तरीके से। थोड़े से चेंजेस होता हुए हों, आज भी हम डिफरेंशियल और कैलकुलस को उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि हमारे काम की चीज रही हो ना रही हो, दैट फ्यूचर विल डिसाइड एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड। लेकिन इंप्लीमेंटेशन इज द बिग पार्ट, बड़ा पार्ट होने वाला है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन के लिए हम एक नेक्स्ट सेशन रखेंगे। आज हम अपने आप को करेक्शन और कंटेंट तक ही सीमित रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे चीजें यहां पर आ रही हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि अब तक हम 10+2 एजुकेशन सिस्टम में थे, अब चीजें बदल गई हैं। 5+3+3+4, ये नया क्या आ गया कि फाउंडेशन स्टेज आ गई, प्रिपरेटरी स्टेज आ गई, मिडिल स्टेज आ गई, सेकेंडरी लेवल आ गया। बहुत सारे सवाल पब्लिक के दिमाग में यहां पर हैं। तो इन सवालों के लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से इसके बारे में कंक्लूड करेंगे वो और अपनी बात को रखेंगे कि ये सिस्टम क्या है। दूसरा, एक बड़ा कंफ्यूजन पब्लिक के दिमाग में है कि एग्जामिनेशंस कैसे होने वाले हैं। अभी तो हर साल हमारा बच्चा एग्जाम में आता था, हर साल एग्जाम वो देता था, पर ईयर का एग्जामिनेशन और असेसमेंट हुआ करता था। अभी क्या होगा, क्या हम पहला फाउंडेशन स्टेज का एग्जाम 5 साल बाद लेने वाले हैं या 3 साल बाद लेने वाले हैं या फिर नेक्स्ट 3 ईयर बाद लेने वाले हैं या सेमेस्टर वाइज लेने वाले हैं? क्या अभी भी हम उस पर ईयर के माइंडसेट से बाहर निकलने वाले हैं या आज भी हम यही कैलकुलेट करेंगे कि 5 मतलब, एक्चुअली अगर इस सिस्टम से देखा जाए तो जो मैं समझ पा रहा हूं तो 5 मतलब कि 5 साल को उन्होंने एक सिस्टम मान लिया, अब वो हमारी एक क्लास हो गई। मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि वो अपनी बात को इस संदर्भ में रखें। He will be better to explain the things. डॉक्टर बी सिंह। थैंक यू सो मच रमेश जी, और आपको कॉम्प्लीमेंट कि इतने सारे लोग हमें लाइव सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा, मैंने एनपीई 1986 में थोड़ा काम किया था, नरसिम्हा राव जी के साथ भी 2-3 मीटिंग अटेंड की थी जब वो एमएचआरडी मिनिस्टर थे। उसके साथ आप देखिए, ये पॉलिसी को नाम दिया एनईपी और वो थी एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले तो इंडिकेशन यहां आता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे
एक फुल स्टॉप और कॉमा भी डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी ने इतना रिसर्च करके उसको लिखा है कि लकीली उसका अभी तक कोई ऐसा पोजीशन नहीं है और वेलकम हो रहा है ऑल ओवर द कंट्री एंड द वर्ल्ड। सो रियल में लिटरेसी से हम एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एक न्यू एरा हमारा स्टार्ट हो रहा है। जहां तक आपने ये सवाल किया कि ये नया सिस्टम क्या आ गया है, 5+3+3+4 का जो सिस्टम आया है, पहली बार हमें ऐसा लगा है कि हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को ड्यू एम्फेसिस मिलने वाला है। पूरे वर्ल्ड का जब हम देखते थे तो हमें हमेशा ये लगता था कि उस स्टेज पर जहां हम कहते हैं कि 65% रादर 85% इमोशनल क्वेश्चन नर्चर हो जाता है अप टू द एज ऑफ 6 years and 8 years, उस पर उतना हमारा ध्यान नहीं था, उसको बड़ा कैजुअली इनफॉर्मली हम पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले तो फॉर्मल वे में करिकुलम हमें मिलने वाला है, आंगनबाड़ी और दूसरे जो टीचर्स होंगे उनका प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग होने वाला है। तो फर्स्ट 5 years जो फाउंडेशन ईयर्स हैं बच्चे के, उसको हम मैक्सिमम प्रेसेस देने वाले हैं, उसको एट पार विद अदर लेवल लेके आने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात हो रही है। प्रेपरेटरी लेवल पर बच्चे को डिस्कवरी करने का मौका मिलेगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, और उसमें भी बच्चा और टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब तक बच्चा क्लास 5 में जाएगा, उसकी एबिलिटीज क्या है, हॉबीज क्या है, एप्टीट्यूड क्या है उसका, और वो कौन से स्किल लेने के लिए तैयार हो रहा है। तो बहुत अच्छे से इसको सोचा गया है, बड़ा स्टेगर्ड और बड़े साइंटिफिक तरीके से ये सारे स्टेजेस को डिसाइड किया गया है। तो प्रेपरेटरी लेवल क्लासेस 3 to 5 का रहेगा। मिडिल लेवल में आते ही बच्चा कोडिंग तो सीखेगा ही, लेकिन एक स्किल से जो उसमें जो समझता है एबिलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से होनी चाहिए, उसमें बच्चे को मौका मिलेगा काम करने का। दूसरा सबसे बड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। मल्टी डिसिप्लिनरी तो है ही है, फ्लेक्सिबिलिटी का इतना ज्यादा स्कोप है हर लेवल पर, हर तरीके से। अगर बच्चा किसी एक स्किल में नहीं चल पा रहा है तो 3 months के बाद चेंज करने का मौका भी उसको मिलेगा। तो आप देखिए, स्किल जिसकी हम बात करते थे, एजुकेशन के 5 डायमेंशंस हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल, हैबिट और वैल्यूज। तो स्किल का नर्चरिंग हो रहा है क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जो बहुत बड़ी ये बात है और बहुत ही अच्छी बात है। ये क्लास 9 to 12 को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। वहां अगेन नो स्ट्रीम होगी, सब्जेक्ट्स की चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगी, अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्ल्ड ऑफ वर्क में जहां जाना है या जो एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे को लेनी है, उस हिसाब से उसको मौका मिलेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन को डाइल्यूट किया गया है, कोर कॉम्पिटेंसीज चेक होंगी। तो ये सिस्टम कुल मिला के अगर हम देखें स्टेजेस, बहुत अच्छा होने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, असेसमेंट एज लर्निंग होगा। इसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं चाहूंगा, एग्जामिनेशंस कैसे होने वाले हैं, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ सीसी पैटर्न आया था, मैं भी उसका मास्टर ट्रेनर रहा, मैंने भी बहुत सारी वर्कशॉप की। बहुत अच्छी बात उसमें थी फॉर्मेटिव असेसमेंट की, जिसको रिटेन किया गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि घर में अगर कुछ गेस्ट आ रहे हैं और एक लेडी ने खाना अगर घर की हाउसवाइफ ने तैयार किया है, अगर सूप तैयार किया गया है उसको चेक करके हम करेक्शन कर पाते हैं गेस्ट के आने से पहले। ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अगर हम इस तरह के सिस्टम में हैं, बच्चे को बार बार मौका दिया जाएगा, उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज हम चेक करेंगे, तो इस तरह की सीरीज चलेंगी। इस पर ड्यू एम्फेसिस होगा इसका। समेटिव असेसमेंट, अगर एक बार गेस्ट आ गए और सूप सर्व कर दिया गया, उसके बाद करेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट में
अभी तक पेन पेपर टेस्ट हम करते थे, उसका एम्फेसिस रिड्यूस किया गया है और उसको जरूर रखेंगे। ओपन बुक टेस्ट की बात आजकल हो रही है, जिसको 81 में हमने काम किया था, उसके ऊपर डॉक्टर एल.एस. कोठारी, जो डॉक्टर डी.एस. कोठारी के बेटे थे, उनके अंडर एक चेयरमैन, उनकी चेयरमैनशिप पे एक कमेटी बनी थी, यहाँ 200 टीचर्स ने करीब 10-12 दिन काम किया। 10,000 क्वेश्चन उस वक्त भी हमने डिवाइस किए थे। ओपन बुक टेस्ट रियल टेस्ट होगा बच्चे का, उसकी रियल लर्निंग हो रही है। तो जो बातें हम कर रहे थे कि पिछले 10 साल से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, एजुकेशन टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर और चाइल्ड सेंटर से लर्निंग सेंटर पे शिफ्ट हो गई। अब रियल लर्निंग का टेस्ट होने वाला है, तो ये चेंजेस आएंगी। डिटेल के लिए एनसीईआरटी इस पर वर्क कर रही है, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आप देखेंगे कि उसका एक रियल रूपरेखा आपके सामने कुछ ही समय में आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को समझने में आसानी हुई होगी, जो लोग नए हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए, और बहुत चर्चा का विषय है इस वक्त ये। हम यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं अभी चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अभी बाउंडेड थे बच्चे हमारे कि आपको ये पढ़ना है, जो हमारे टीचर पढ़ा देते थे, चॉइस हमारे पास नहीं हुआ करती थी। उस चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से यहां पर हम ग्लोबल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्लोबल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल होने के दौरान क्या चीजें हम लोग फेस करेंगे और कैसे चीजें हमारे पास आने वाली हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर देखेंगे तो एजुकेशन एक कार कह सकते हैं कि वंस यू हैड एंटर्ड इन द क्लास फर्स्ट, तो अब जब तक आप ग्रेजुएट होकर के नहीं निकलेंगे तब तक आपको उस कार में बैठे रहना है या उस ट्रेन में बैठे रहना है, और जब आप वहां से ग्रेजुएट होकर के निकल जाएंगे तो वो आप वहां से बाहर आ सकते हैं। ग्रेजुएशन इज द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो हम ये मानते हैं। हम अगर देखें तो यहां पर हम ग्रेजुएशन को इस तरह से नहीं लेते हैं कि ये हमारा चॉइस ऑफ एजुकेशन है, ये हमारे लिए एक्चुअली सोशल प्रेशर होता है कि अगर आप ग्रेजुएट, अब आप ग्रेजुएट ही नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। वहां पर आप देखिए कॉन्वोकेशंस होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं वो ब्लैक गाउन पहनेंगे, टोपी ओपी ये सब सारी चीजें होती हैं। यहाँ तो हर बंदा ग्रेजुएट है, लेकिन ग्रेजुएट के बाद भी ये कहा जाता है कि नहीं साहब वो आप एलिजिबल, इंडिया के मैक्सिमम लोग जो ग्रेजुएट हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब्स। ये एक हार्श रियलिटी है। तो अब हम जब ग्लोबलाइज होने की बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जर्मन एजुकेशन सिस्टम है। अब आप सवाल पूछे सर हम इंडियन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये हमारा जर्मन एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि क्या है ये जर्मन एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी में जो एजुकेशन होती है वो किंडरगार्टन, उसका फिर प्राइमरी स्कूलिंग हो जाएगी, और प्राइमरी स्कूलिंग के बाद जब बच्चा क्लास 1 से 4 तक के लिए स्टडी कर लेता है, यानी 6 से 9 साल का जो बच्चा होता है, क्लास 4 के बाद उसको एक चॉइस मिलती है एज पर द एजुकेशन जो वो करके आया है, उसकी क्वालिफिकेशन और उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको चॉइस मिलती है कि ही और शी कैन चूज 3 टाइप ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स की अलग टाइप के हैं, एक है जिम्नाजियम, दूसरा है रियालशुले, दूसरा है हाइपशुले। अब ये 3 चीजें क्या हैं, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो जिम्नाजियम में चला जाता है और आगे की अपनी पूरी स्टडीज को वैसे ही कंटिन्यू करता रहता है जैसे हम आप यहां पर कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जर्मनी का जिम्नाजियम है कि हमने एक बार क्लास 1 में शुरू किया और हम आगे उसी तरह से कंटिन्यू करते चले गए। जो बच्चा थोड़ा सा कम अच्छा होता है पढ़ने में, उसको रियालशुले में भेज दिया जाता है कि आप थोड़े से कम अच्छे हो, या आपका इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं है, या आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आप रियालशुले में चले आओ और टेक्निकल अपनी जो स्किल्स है उसको आप अपग्रेड करें। जो उससे भी कम अच्छा बच्चा है उसको हम हाइपशुले में भेज देते हैं कि साहब आप और कम अच्छे हो, या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो, या फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी फैमिली की अच्छी नहीं है, जो कि आज की तारीख में बहुत हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हाइपशुले में भेज दिया जाता है। अब ये जिम्नाजियम, रियालशुले और हाइपशुले के बच्चे करते क्या हैं? जिम्नाजियम के बच्चे आगे जो एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं
यूनिवर्सिटीज के तक जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज में वहां पर ट्यूशन फीस नहीं होती है, ट्यूशन फीस 0 है। ये एक अदर डिस्कशन का पॉइंट है जो हम अभी यहाँ पर इस चीज में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जिम्नेजियम वैसा जैसा कि हम यहाँ पर करते चले आ रहे हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन सिस्टम कि आगे हमको कंटिन्यू करना है, वो जिम्नेजियम में कंटिन्यू कर लेते हैं। रियाल शूले क्लास 9 तक के लिए है कि क्लास 9 तक के लिए आप अपनी एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, वो टेक्निकल और बाकी जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड होगी, और 9th के बाद आप या तो एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं या टेक्निकली अपने आपको अपग्रेड करके अपने स्किल को अपग्रेड करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा है आपका हाइपशूले। हाइपशूले में क्या है कि बेसिक एजुकेशन, सॉरी मैं यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, रियल शूले क्लास 10th के बाद चेंज होती है, हाइपशूले आपको क्लास 9th के बाद चेंज होती है। यहाँ पर भी आप अपने वोकेशनल स्कूलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप क्लास 9 के बाद अगर चाहते तो स्कूल अपना छोड़ दीजिए, और छोड़ करके बाकी जो भी आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स आपने की हैं, उस वोकेशनल ट्रेनिंग से बहुत कुछ है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। वहां पर उस बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में कारपेंट्री है, आज हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, आज हम कुछ और चीजों की बात कर रहे हैं, प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटिंग है, पॉटरी है, कुकिंग है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे इन फ्यूचर एज ए स्किल देखा जाता है। अगर हम देखें तो एक्चुअली क्या है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये हमारी जर्मन एजुकेशन सिस्टम है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जर्मन एजुकेशन सिस्टम ही हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम होने वाली है? लेकिन यहां पर एक सवाल जरूर खड़ा होगा कि जिन लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 10th में एजुकेशन छोड़ी है, उनका फ्यूचर क्या है, कि क्या वो प्रॉपर अपनी अर्निंग कर पाते हैं? तो मैं यहां पर एग्जांपल आपको बता दूं कि एक कारपेंटर नॉर्मली, मैंने एवरेज सैलरी ली है, हाईएस्ट और लोअर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक एवरेज जो कारपेंटर होता है वो जर्मनी में 3000 यूरोज अर्न करता है, और इंडियन में आईएनआर में अगर आप देखेंगे तो 2.7 लाख रुपीस। और एक इंजीनियरिंग मास्टर ग्रेजुएट कि अगर वो मास्टर्स उसने सिविल इंजीनियरिंग में, किसी टाइप की इंजीनियरिंग में अगर किया हुआ है, तो उसकी सैलरी 3500 यूरोज होती है, जो कि 3.15 लाख आईएनआर होती है। दिस इज नॉट अ मेजर डिफरेंस। अगर किसी ने अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ दिया है और अपनी स्किल को डेवलप किया है, तो फाइनेंशियली इट इज नॉट द मेजर डिफरेंस। दैट मींस यू कैन से कि वहां पर डिग्निटी ऑफ वर्क को वैल्यू दी जाती है, आपकी स्किल को वैल्यू दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट को यहां पर वैल्यू दी जाती है। अगर आप देखें तो यहां पर अगर आपको कहेंगे तो स्किल की वैल्यू इन फ्यूचर भी है। आई विल लाइक टू से कि स्किल इज द न्यू ऑयल ऑफ द वर्ल्ड, कि आगे आने वाले टाइम पे जो स्किल है वही आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। तो ये मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया है जर्मन एजुकेशन के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसा ही हम लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं, और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अब रिवर्स तरीके से लेने जा रहे हैं। पहले हम 6th to 8th को डिस्कस करेंगे, ये 3 ईयर बीच का, फिर हम उसके बाद 9th से लेकर के 12th तक डिस्कस करेंगे। देन अगेन वी विल कम कि हम फर्स्ट 5 इयर्स पे आएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स पर आएंगे, क्योंकि मेजर चेंज जो है वो हमने ऊपर देखा है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर मैं चाहूंगा कि ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, इन चेंजेस को डॉक्टर मिस्टर एसके सिंह, हाउ द एजुकेशन सिस्टम फॉर द 6th to 8th कैसे चेंज हुई है, हाउ यू विल सी द फ्यूचर ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, कैसे लोग इसको अडॉप्ट करने वाले हैं, कितना सोशल एक्सेप्टेंस इसका होने वाला है, उस चीज के बारे में मिस्टर एसके सिंह से मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखें। सिंह साहब। थैंक यू रमेश जी। डॉक्टर साहब भी ब्रीफ कर चुके हैं कि जो बाइफर्केशन है फंडामेंटल प्रिपरेटरी के बाद की जो स्टेज आती हो, वो जो है न्यूमरेसी और लिटरेसी डेवलप करती है, दैट इज 3rd, 4th and 5th. At age of 11 to 14, this is the age of teenage. Normally we say कि टीनेज एक ऐसी उम्र है, बचपन में हम लोग सुनते थे और कहा भी जाता था कि बनना है या बिगड़ना है, ये चीज यहीं पे रिफ्लेक्ट होती है। एंड टीनेज इज अ biologically stage where counseling, where motivation and where direction towards education is most important factor. So
adding to the vocational education, either it is coding, either it is carpentry, either it is painting, either it is music, either it is sports. In fact, you can say this is the foundation stage of your skill development. If we have to talk about vocational education in context of 6 to 8, हमें एक बात याद रखनी होगी कि एक नाम है एच.एस. वुड. ये इंग्लैंड से इंडिया आए 1937 में ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. जब यूरोप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऊपर लेके जा रहा था तो इंडिया में भी नीड थी और इंडियन रिक्वेस्ट और रिसर्च के बाद स्पेशली ही वाज इनवाइटेड एंड ही आस्क्ड फॉर द डेटा. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो मुंबई में फर्स्ट टाइम मुंबई रीजन को टारगेट करते हुए वोकेशनल एजुकेशन को लॉन्च करने का प्रयास किया गया, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन में पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ओनली 2000, एंड आउट ऑफ दैट 2000 1200 वाज फ्रॉम द मुंबई बेस्ड. Now Mumbai is of course developed metro city of India, and of course manufacturing is a very high scale. After that there was a shift to Gujarat and Bangalore, another country. So try to understand कि ये ऐसी stage है जहाँ पे हम सारे लोगों को basically the educators will come into role of motivators, taking students into confidence, encouraging them for their potential. Because as you talk about physical education, as you talk about music, as you talk about skill, this is the sound of your heart. This is not sound of your mind. And this is the basic difference. Once you do anything with your heart, you enjoy it till end of your life. For example, if I play music, I love it. I have gone to any profession, but I enjoy it till the date, and I will enjoy it till end of my life. What government of India is trying to do with this policy, let's take the happiness out. Let's take any educational outcome with happiness. Vocational, with permission, Dr. Saab, I would like to share a data here, Mr. Ramesh. Vocational education, if you talk in India, as of now, current status, after 86, first education policy 68, 86 and 2020, China vocational education in education up to 50%, South Korea 96%, Germany 70%, and I think it is very sad for all of us to know the real on practical ground in schooling we are just 5%. And we are competing and we are going to be globalized. So important point ki informal education in India, which I think we will be talking about in the next step. A boy who is working on a motorbike repairing shop, एक छोटा लड़का जो मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करता है, आपकी गाड़ी बंद होती है, वो प्लग निकालता है, कार्बन हटाता है, किक मारता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है. और मेरा एक मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर गाइड पढ़ना शुरू करता है कि इसमें कितने गियर बॉक्स हैं, इसका स्पार्क प्लग कहाँ है, और मे बी एट प्रैक्टिकल ग्राउंड ही इज नॉट एबल टू डू द टास्क व्हिच informal educated boy has done. And of course this is age of चूंकि भारत अभी भी आज ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इस पॉलिसी में मेजर जो चेंजेस देखे जा रहे हैं या देखे जाने हैं, ये सिर्फ अर्बन के लिए नहीं है. एज रमेश जी वाज सेइंग कि ये डिमोनेटाइजेशन है तो करेंसी तो सबकी बदलनी है. हो सकता है जिनके पास बैंक बैलेंस हो कुछ दिन सरवाइव कर लें आराम से, बट एट द सेम टाइम जिनके पास एक ही 500 की नोट थी वो तो बदलना ही है. तो रियल टारगेट ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज होलिस्टिक इंडिया, मींस इंडिया चेंजिंग इनटू भारत. डॉक्टर साहब ने बड़ा मतलब डीप इसमें अंदर से काम किया हुआ है. आई हैव बीन ऑलवेज द पर्सन ऑफ प्रैक्टिशनर. मैंने चीजों को प्रैक्टिस किया है. आई वाज अ मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी. तो वहां पे जब हम लोग इस बात को कह रहे थे कि बच्चों का खेलना जरूरी है,
इट हैज राइटली बीन सेड कि अगर हेल्दी माइंड मतलब रखना है तो आपको हेल्दी बॉडी की जरूरत होगी। तो रिकॉग्निशन ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन विल बिकम अ फॉर्मल एजुकेशन, कि जो बच्चा अपने से सीखता था उसकी इज्जत करना हम जाने, और ये करिकुलम का जब हिस्सा होगा तो एक्सीलेंस will, I think, take place and child will learn it happily. So after numeracy and literacy, this is the stage of the foundation which is called vocational, but I must say it is a happy curriculum, foundation of the happy curriculum which keeps child motivated, but at the same time a very alarming situation of the counseling and guidance by the teachers. So we heads of institution and as well as teachers has to take interest in that. जब पता ही नहीं होगा टीचर को कि म्यूजिक में क्या स्कोप है, कारपेंट्री का जर्मनी में क्या स्कोप है, या ग्लोबली क्या हो रहा है, तो इन बातों को ध्यान रख के ही हम आगे एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 86 से लेकर के 2020 तक की पॉलिसी के अंदर जो चीजें प्रैक्टिकली हो नहीं पाई थी, कस्तूरी रंगन साहब ने इस चीज को ऐसे फ्रेम में कर दिया कि ये मेट्रो रेल यात्रा है, कि भैया बिना टिकट के आप अंदर नहीं जा पाएंगे। आज से पहले क्या था कि टीटी नहीं आएगा तो टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, और अगर टीटी आएगा भी, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे है तो हम 100 रुपए की नोट देके छूट लेंगे। बट अगर आपको मेट्रो में जाना है, कस्तूरी रंगन साहब को मतलब साइंटिफिकली अगर मैं देखता हूं तो उन्होंने ये मेट्रो का गेट तय कर दिया कि भाई इसके अंदर घुसो तो आपको टिकट लेके ही घुसना पड़ेगा। इन शॉर्ट दिस मच आई कैन से एट दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच। आई थिंक सर बहुत अच्छी एक मेट्रो वाला एग्जांपल आपने बहुत बेहतरीन बताया कि एक्चुअली हम इंडियंस हैं और हमारी आदत होती है कि हम चीजों को जब तक फोर्सफुली नहीं कहा जाएगा तब तक हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। चलिए हम अगले स्टेप पे आते हैं, और अभी इससे पहले हमने जर्मनी को डिस्कस किया था, अभी सिंगापुर को डिस्कस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंगापुर, जर्मनी, फिर उसके बाद ये और कंट्रीज क्यों आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कंक्लूड करूंगा इस चीज को कि ये क्यों जरूरी है हमको इस चीज को समझना, ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो कि गवर्नमेंट हैज व्हाटएवर द गवर्नमेंट हैज डन वो कितना ऑथेंटिक और कितना रियलिस्टिक है वो। अब यहां पर सिंगापुर के बारे में डिस्कशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पीसा की रैंकिंग में, पीसा वो संस्था है जिसने कि बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग कंट्रीज के, पिछली बार एग्जामिनेशन जब हुए थे अलग अलग कंट्रीज के बच्चों के, इट वाज 1999 प्रोबेबली, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से हमने शायद पार्टिसिपेट नहीं किया है, कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी या कुछ, या 2009 था, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एक्चुअली। लेकिन वो जो टाइम था उसके बाद से हमारे कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड अनलकली वी वेर सेकेंड लास्ट इन दैट। 73 देशों का हुआ था और उसमें 72वां नंबर हमारा था, 72वां नंबर हमारा था, एंड सिंगापुर हमेशा उस नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में एग्जिस्ट करता है। जर्मनी की भी ऑलमोस्ट ऐसी कुछ ना कुछ पोजीशन होती है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। अब सर सवाल ये उठता है कि सिंगापुर में हम बारे में डिस्कस करें तो कुछ तो सिमिलर होगा, राइट? वेरी ट्रू, कुछ तो सिमिलर है। सिमिलर क्या है? एग्जामिनेशन प्रेशर। वहां के बच्चे को भी वैसे ही डांट पड़ती जैसे हम आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो ठेला चलाना है क्या, कारपेंटर बनना है क्या, नहीं करोगे तो क्या करोगे, ट्रक चलाओगे, ऐसे डांटते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जामिनेशन प्रेशर सिंगापुर में भी है। नंबर गेम प्रेशर कि अगर 90% नहीं आएंगे तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं करने वाले हो। ये नंबर गेम का प्रेशर भी वहां पर भी वैसे ही है जैसे कि हमारे यहां इंडिया में है। ट्यूशन कल्चर हमारे यहां भी बहुत सारा है, बहुत सारे लोग छिपाते हैं, यहां तक कि तो बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि साहब ट्यूशन अगर नहीं पढ़ाएंगे तो स्कूल पढ़ाता ही क्या है। दिस इज द हार्श रियलिटी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूं। आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू कि एक न्यूज़पेपर ने सर्वे किया था और यह पाया गया था कि 97% ऑफ द स्टूडेंट सिंगापुर में किसी न किसी तरह का ट्यूशन लेते हैं। अब वो कोडिंग का ट्यूशन हो सकता है, वो लैंग्वेज का ट्यूशन हो सकता है, वो अपग्रेडिंग स्किल का ट्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 97% स्टूडेंट, बड़ा फिगर है ये, कि वो ट्यूशन ले रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है जब सब कुछ हमारे जैसा है
तो डिफरेंस क्या है और क्यों हमको इसको डिस्कस करने की जरूरत है। यहां मैं एक बात और बताने चाहूंगा कि हमारी सरकार बार बार बताती है कि स्कूल चलो अभियान, कि आपको स्कूल जाना ही जाना है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा, सिंगापुर की बात हो रही है, तो सिंगापुर में अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। पेरेंट को किसी ना किसी वहां की जो भी धारा होगी उसमें एक पनिशमेंट मिल सकता है। वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को स्कूल भेजे। एजुकेशन इज कंपल्सरी देयर, और आर्मी ट्रेनिंग भी कंपल्सरी है। ये हमारा पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वापस पॉइंट पे आते हैं। क्लास 4th में हमने देखा था जर्मनी में बच्चे को 3 तरह के स्कूल चूज करने का ऑप्शन दिए गए थे। ऑलमोस्ट वैसा ही सिमिलर ऑप्शन सिंगापुर में भी है। क्लास 7 तक सारे बच्चों की पढ़ाई एक ही जैसी होती है। 6th जैसे ही बच्चा पास करता है उसको PSLE का एग्जाम देना होता है, प्राइमरी स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन। ये प्राइमरी स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन आफ्टर क्लास 6 ये डिसाइड करता है कि उसका फ्यूचर एजुकेशन कैसे होने वाली है, फ्यूचर में वो एजुकेशन कैसे लेने वाला है। जो बच्चे के नंबर यहाँ पर ठीक आते हैं वहां पर 3 तरह के स्कूल होते हैं। एक आपका स्पेशल एक्सप्रेस स्कूल होता है जिसमें बच्चा 4 साल के लिए जाता है। फिर उसके बाद नॉर्मल टेक्निकल स्कूल होता है जो 4 साल के लिए जाता है। फिर नॉर्मल एकेडमिक स्कूल होता है। 3 तरह का डिवीजन हो गया। ये वैसे ही होगा जैसे जर्मनी में हम लोग करते थे कि जिम्नेजियम था, फिर रियालशूले था, फिर हाइपशूले था। वैसी सिचुएशन यहाँ पर हो गई कि आपको स्पेशल एक्सप्रेस जिसमें बहुत अच्छा बच्चा जा रहा है वो वैसी एजुकेशन ले रहा है जैसा कि हम यहाँ पर ले रहे थे, जो कि वहां पर जिम्नेजियम का हुआ करता था। फिर हम यहाँ पर आते हैं दूसरा नॉर्मल टेक्निकल मतलब रियालशूले हो गया जो जर्मनी का हुआ करता था। और रियालशूले से आगे की एजुकेशन में जो क्लास 10 तक सिमिलर कंडीशंस में जाता था बच्चा, वैसे यहाँ पर भी आ गया है। फिर नॉर्मल एकेडमिक में आ गया बच्चा कि वो जो और पढ़ना चाहता था वहां से वो करना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये है कि फिर उसके बाद जब वो क्लास 10 पास करता है तो वो O लेवल एग्जाम और बाकी बच्चे जो हैं वो आपको N लेवल एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। जो एक्सप्रेस स्टूडेंट होता है, एक्सप्रेस स्कूल का स्टूडेंट होता है, वो अपने यूनिवर्सिटी के लिए O लेवल एग्जाम के लिए अपीयर होता है, ग्रेजुएशन के लिए फर्दर, जिसको अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं। और जो आपका नॉर्मल एकेडमिक और नॉर्मल टेक्निकल का बच्चा है वो N लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करता है और बाकी आगे फिर अपने टेक्निकल ट्रेनिंग्स को देखता है। ऊपर एक बड़ा सा ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्लाइड में, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। वो डिस्कशन का पार्ट हमारे यहाँ पर है नहीं। पार्ट यहाँ पर ये है कि जैसे ही जो बच्चा स्पेशल एक्सप्रेस का जो बच्चा होता था, अगर वो एक बार उसमें एंटर हो गया है तो वो आगे अपनी यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन O लेवल को क्वालिफाई करते हुए कंटिन्यू कर लेता था। लेकिन जो बच्चे को क्लास 6 के बाद PSLE क्वालिफाई करने के बाद अगर उसने नॉर्मल एकेडमिक और नॉर्मल टेक्निकल स्कूल में एडमिशन उसको किसी भी तरह से किन्हीं भी कारणों से मिल गया तो यू टर्न का रास्ता नहीं है। ये उसके लिए 2020 का मैच है कि एक बार हाथ से निकल गया तो हम वापस नहीं आ सकते हैं उसको। अब वो उसके लिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो वापस फिर अपनी डिग्री को या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को कर सके। हाँ, वो पॉलिटेक्निक और बाकी टेक्निकल स्किल्स को, अपने वोकेशनल स्किल्स को आगे बढ़ा सकता था। तो इसकी वजह से बच्चों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया। उसकी वजह से सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि 2024 से उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। तो अब जब 24 से एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा तो हम उनको उसको अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं, आगे देखने की बात है कि 24 से बदलने क्या वाला है। उन्होंने कहा कि हम ये तीनों तरह का सिस्टम यहां से बंद करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम PSLE का एग्जाम लेंगे, उसके बाद हम बच्चों को एक साथ बैठाएंगे क्लास में और G1, G2 और G3 ग्रेडिंग सिस्टम लेकर के आएंगे। ध्यान दीजिएगा, G1, G2, G3 यहाँ पर रिवर्स काम करता है। सबसे अच्छे बच्चे को G3 नंबर लाने वाले को, फिर G2, उसके बाद G1, रिवर्स सिस्टम है यहाँ पर। अब सवाल यह है कि हो सकता है कि कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहा हो, कोई फिजिक्स में अच्छा कर रहा होगा, कोई ह्यूमैनिटीज के हिस्ट्री में कोई अच्छा कर रहा होगा। तो अगर इस चीज को आप नोटिस करेंगे तो एक ही क्लास का बच्चा वो हो सकता है कि हिस्ट्री में G3 लेकर के आ रहा हो और दूसरा बच्चा मैथमेटिक्स में G3 लेकर के आ रहा हो। कोई एक बच्चा आपको साइंस के एक पर्टिकुलर बायोलॉजी के टॉपिक में चीजों में टॉप कर रहा हो और दूसरा बच्चा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में अच्छा कर रहा हो। तो उन्होंने सारे बच्चों को एक साथ करने का प्लान कर लिया। दैट मीन्स
कि यहाँ पर चॉइस बेस्ड एजुकेशन जिसकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो आ गई है कि हम अब अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट को चूज करने से हमको यहाँ पर बेनिफिट क्या होने वाला है। मैं डॉक्टर बी सिंह से चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन है ये हमको कैसे नए दरवाजे खोल के दे रहा है, और जो ये 4 ईयर का ऑप्शन है हमारा क्लास 8 के बाद, ये कैसे चीजों को हमको अच्छा करके देने वाला है। डॉक्टर बी सिंह। देखिए रमेश जी, आपने बात की सिंगापुर की, जर्मनी की एजुकेशन की। अभी अगर कोरोना से हम लिंक करें तो इंडिया का भी बहुत अच्छी पोजीशन है जहां तक पेंडेमिक को हैंडल करने की बात है, और उसमें हमारी और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी नेचुरली बहुत कुछ कारगर साबित हो रही है। लेकिन अगर इन कंट्रीज को भी हम देखें तो वहां बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग उस तरह की हैबिट दी गई है कि उनके लाइफ स्टाइल ही डिफरेंट है, और उसी की वजह है कि वहां केसेस की संख्या बहुत कम रही है। तो देखिए, जहां तक एजुकेशन के साथ हम वापस आए, आपने पूछा कि चॉइसेस की से क्या एडवांटेज होने वाला है और किस तरह की चॉइसेस हमें मिलने वाली है बच्चों को। चॉइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बच्चे को ये अपना खुद जानने का मौका मिलेगा, उसको सेल्फ अप्रेजल का मौका मिलेगा, बार बार वो अपने आप को जज कर पाएगा, और टीचर्स एज ए मॉडरेटर और स्कूल और पेरेंट्स उसको हेल्प करेंगे। अभी तक तो प्रेशर होता था कि ये सब्जेक्ट लेना है, मेरा ये साथी ये ले रहा है तो मुझे भी इसी स्ट्रीम पे जाना है, वो सब खत्म हो गया। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्ट्रीम्स, कोई भी सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है। कॉमर्स के साथ, ह्यूमैनिटीज के साथ उसको फिजिक्स पढ़ने का शौक है वो ले सकता है, उसको म्यूजिक पढ़ने का शौक है वो ले सकता है। यहाँ मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अपना एक्सपीरियंस याद आता है। आइंस्टाइन का 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी विज्ञान भवन में। डॉक्टर कलाम उसमें चीफ गेस्ट थे, और उनका इनॉग्रल एड्रेस के बाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको जाना था। जब प्रोटोकॉल नेशनल एंथम हुआ, जाने लगे तो जाते जाते रुक गए एंड में और फर्स्ट सीट पे बैठ गए। हम सब ने देखा, की नोट एड्रेस हुआ अमेरिकन फिजिसिस्ट का, उन्होंने 5 मिनट्स के बाद कहा भी कि it is only possible in the whole world that India has such a technocrat as head of state, and Dr. Kalam also responded. इवनिंग में वहां एक सेशन हुआ जिसमें दिखाया गया फिजिक्स डांसेस के थ्रू कैसे पढ़ाई जा सकती है। जो हमारे शिक्षक बात कर रहे थे, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन जो कर रखा था अब तक, एक स्कूल में ना 3 वर्ल्ड चलते हैं। एक मेन सब्जेक्ट वालों का वर्ल्ड होता है, एक कोई स्कॉलरशिप वालों की दुनिया होती है, गेम्स और स्पोर्ट्स वाले खास तौर से बिल्कुल अलग रहते हैं। और उनको बात करोगे भाई इन्विजिलेशन कर दीजिए या ड्यूटी कर दीजिए, पेपर मॉडरेट कर दीजिए, चेक कर दीजिए, वो कहते हैं हमारा इनसे क्या लेना देना। अब ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें मर्ज हो जाएंगी। तो गेम्स का टीचर भी फिजिक्स पढ़ा पाएगा, और मैथलीट की बात होगी, मैथमेटिक्स प्लस एथलीट्स को साथ में हम पढ़ा पाएंगे और इफेक्टिव मैनर से पढ़ा पाएंगे। तो ये एडवांटेज होने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। सब्जेक्ट तो जरूर शुरू हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू हो गया। मुझे याद है यूनेस्को की टीम आई थी, बहुत सारे स्कूल्स में, मेरे यहाँ भी आई थी, और उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट 6, 7, 8 में हम कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ाया नहीं, उसकी थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम आज तक। हमें नहीं पता कि कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स हमें अडॉप्ट करनी है। घर में अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो सारी अलमारियों को तार से बांध के वॉल के साथ फिक्स कर देना है सो दैट वो गिरे नहीं। ये सब बातें हमें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आ रही हैं। तो इन सब का मौका मिलने वाला है हमें चॉइसेस में। एग्जामिनेशन, पहले ही मैंने कहा कि कोर कॉम्पिटेंसीज तो चेक करेंगे हम, लेकिन रिजिड सिस्टम नहीं होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा, रोट लर्निंग नहीं होगी। बेस्ट तरीका अडॉप्ट करेंगे हम, न्यू स्किल्स आएंगी एग्जामिनेशन के, न्यू टूल्स और टेक्निक्स हम इजाद करेंगे, उनका इस्तेमाल करना आएगा। आज शायद उनको हम विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप की बात बहुत सारे स्कूल्स के विजन स्टेटमेंट में होती है, लेकिन वो रियली कितने बन पाते हैं, नेशनल कैरेक्टर कितना हम डेवलप कर पाते हैं। जब इस तरह की चॉइसेस हमें मिलेंगी तो यहाँ पॉसिबिलिटी के चांसेस हमें बहुत ब्राइट लगते हैं कि वाकई एक नेशनल कैरेक्टर देखने को मिलेगा अब हमें।
हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं, स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं आ रहे हैं, तो ड्यू वेटेज दिया जा रहा है उनको, उनका रिकॉग्निशन किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा सारे टीचर्स एट पार होंगे तो नेचुरली उनकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, तो उनका पढ़ाने का तरीका भी अपना बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा सबका, सारे स्टेक होल्डर्स का। ये सारा इनबिल्ट होगा हमारे करिकुलम में और इन चॉइसेस में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। कंट्री के जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उससे हम अलाइन कर रहे हैं इसको। 21st सेंचुरी की जो स्किल्स की बात हम थ्योरेटिकली बहुत सारी करते हैं बहुत सारे फोरम्स में, उनको रियल सेंस में हम डेवलप होता हुआ देखेंगे और उनकी असेसमेंट और टेस्टिंग होगी। इसमें हर सब्जेक्ट का 2 लेवल्स पर प्रोफिशिएंसी होगी, तो जिसका जो चॉइस है और रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दैट मींस वी कैन से कि हम एक क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर हम नोटिस करें तो बच्चा फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी ले पाएगा। बॉस्टन अमेरिका में एक ऐसी जगह पर जहां पर म्यूजिक की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर बच्चा साउंड इंजीनियरिंग करता है और बाकी और चीजें भी पढ़ लेता है साथ में। तो वो जो चीजें हैं कि जो नए टेक्निक्स निकल करके आने वाले हैं, एक्चुअली मेरा मानना है कि हर जनरेशन का अपना एक नया ऑक्यूपेशन होता है। बहुत सारे ऐसे अभी लोग चर्चा करते हैं साहब कोडिंग आने वाली है या कोडिंग बच्चा पढ़ेगा, तो कोडिंग इज द न्यू वर्ड, तो लोगों को मजा आने शुरू हो गया। किसी ने ये बात नहीं की कि साहब हमारा बच्चा तो कारपेंटरी भी सीख लेगा, कोई ये नहीं बात कर रहा कि हाँ पॉटरी भी सीख लेगा। लेकिन आने वाले टाइम पे कौन सी चीजें निकल करके आएंगी ये किसी को मालूम नहीं होता है। क्या हमने आपने या अभी रिसेंटली जो जनरेशन है इस एज ग्रुप के मैं 30 ईयर्स के भी लोगों को कहूंगा कि क्या कभी ने ये सोचा था कि नील पटेल एक एज ए ब्लॉगर में मशहूर हो जाएंगे? एक ब्लॉगर एक ऑक्यूपेशन हो जाएगा, एक यूट्यूबर एक ऑक्यूपेशन हो जाएगा। क्या फेसबुक से भी कोई पैसा कमा पाएगा? फेसबुक के लाइव सेशन करके कोई अर्निंग कर पाएगा? दिस वाज नॉट इन द लाइफ, ये था ही नहीं। ये तो आने वाले टाइम पे चीजें बदल गई और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। लोग कहते हैं साहब ये हमारा इंटरेस्ट है, बट आई विल से कि व्हाटएवर यू आर डूइंग वो आपका पैशन हो सकता है, लेकिन इफ यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट देन इट इज द ऑक्यूपेशन। हाँ, आप उसको साइड में लेकर चल रहे हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो दूसरा वाला छोड़ देने वाले हैं। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये एक नई चीजें यहाँ पर मार्केट में आने वाली हैं। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सर ने कहा कि स्पोर्ट्स के लोगों को, म्यूजिक के लोगों को साइड में रख दिया जाता था और साइड में रख करके उनसे क्या था, वो भी कहते साहब हमारा इनसे एग्जामिनेशन से इवैल्यूएशन से क्या मतलब होने वाला है। हम मल्टीपल कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें और उस एजुकेशन सिस्टम में फिनलैंड को छोड़ दें, ये बहुत सार्थक और अच्छी बात नहीं होगी। एजुकेशनिस्ट अगर कोई भी है तो वो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना और जानना जरूर चाहता है। मैं यहाँ पर फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को बहुत डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। ये मैं इंप्लीमेंटेशन के पार्ट में ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ऐसा जो हमारे यहाँ आगे आने वाले दिखने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ मैंने आपको शो किया है। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि 1960 से लेकर के 2000 तक जो आपको पीसा के एग्जामिनेशंस और बाकी चीजों की रैंकिंग थी, उसमें अमेरिकन और फिनलैंड के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में कैसे ऊपर और नीचे चीजें चल रही थी। अब अमेरिकन को देखने को शुरू में उन्होंने लीड करना शुरू किया और फिनलैंड वाज लिटिल बिट डाउन, ऑल्दो इट वाज कंपैरेटिव। लेकिन फिर फिनलैंड ने ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ चेंज किया कि सब कुछ बदल गया और गैप आप देख पा रहे होंगे कि फिनलैंड और यूएस में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था और स्टेटमेंट सुन भी रहा था कि फिनलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उनसे पूछा गया कि साहब ऐसा क्या किया आपने कि आप इस लेवल पे आगे बढ़ गए। He said one word answer, no homework। हमारे यहाँ तो बड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा अगर आपने 5 दिन होमवर्क नहीं दिया तो पेरेंट का फोन पर्सनली लिया जाएगा, क्या हुआ, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही क्या, होमवर्क हमारे बच्चे को मिल ही नहीं रहा है। लेस स्कूल इन टाइम, अगर आप जो लोग सुन रहे हैं वो स्टडी करेंगे, सबसे कम पूरी दुनिया में सबसे कम टाइम स्कूल का फिनलैंड में है एंड दे आर हैविंग डैम गुड एजुकेशन सिस्टम। सबसे कम टाइम स्कूल में बच्चा उनका देता है।
आप अगर उनके वीडियोस देखेंगे, उनके कमेंट्स को देखेंगे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनके बच्चे बताते हैं कि वो 5 से 6 या 7 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, वो बहुत सारी मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, वो बहुत सारा म्यूजिक और चीजों को सुनते हैं, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट हो सकता 20 मिनट का होमवर्क करते हो, सबसे कम टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं और स्किल्ड होते हैं। तो अब ये ऐसा क्यों आया? तो इसका मतलब है कि म्यूजिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जिसको हम सो कॉल्ड करिकुलर एक्टिविटीज कहा करते थे, उसका रोल क्या होने वाला है? मैं एसके सिंह साहब से चाहूंगा कि वो स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हेल्थ को एज ए सब्जेक्ट क्लास 9 से 12 कैसे देखते हैं। रमेश जी, हाँ, और इनिशियली हम इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लेते थे, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से कैसे इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा सर? Thank you. I think this is the most important question and most important part of new education policy, which I can analyze because I have practiced. Being a sports person, I felt a number of times I was being neglected in the class because of dominance of physics and chemistry. तो रमेश जी, ये ऐसी बात है ना कि ये तो यात्रा है दिमाग से दिल वाली, ये यात्रा है पैशन टू प्रोफेशन, ये यात्रा है इफ यू से डायरेक्टली नॉलेज टू स्किल। हम वो चीज हमेशा एंजॉय करते हैं जो हमारे दिल के करीब होती है। मुझे याद है कि हम स्पोर्ट्स खेल के अगर 1 मिनट लेट होते थे तो क्लास में डंडे होते थे या कान पकड़ के उठक बैठक होती थी। ऑफ कोर्स वी वर डिसहार्टेंड, हमें समझ नहीं आता था कि भाई हमारा पनिशमेंट क्या है। अब नाउ कमिंग टू सीबीएसई में 25 सालों तक काम करने के बाद बहुत सारे मुद्दों पे जो स्किल्स की बात आती है, क्रिकेट का अगर एक चैप्टर क्लास में आ जाए तो उससे क्रिकेटर नहीं बनता। क्रिकेटर बनने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है, हेल्दी होना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, 130-120 की बॉल को फेस करना पड़ता है। तो अनदर वर्ड यू कैन से कि ये जो रिफॉर्म है म्यूजिक एजुकेशन या बच्चे के इंटरेस्ट को करिकुलम में लेके आना, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी लैंडमार्क। सीबीएसई में काम करते हुए जब 19-20 के सेशन में स्पोर्ट्स का एक पीरियड अलॉट किया गया, आई वॉज मेंबर इन रीजनल स्पोर्ट्स कमेटी पंचकुला। Can you believe this? This was the happiest news when I declared in the assembly. Happiest news. Never ever I have seen children, sir, एक पीरियड रोज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट थे। हम वही कहते हैं ना कि एक वो है कि भाई जो भैंस का बच्चा होता है उसको हम बांध के खींचते हैं और गाय का बच्चा होता है कि वो आराम से टहल के चले जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बच्चों को हमने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। गुरुकुल सिस्टम अगर हम देखें तो वहां पे सबसे जो कुशल व्यक्ति होता था वो कुश लेके आता था गुरुजी का। दूसरा जो व्यक्ति बच्चा होता था भिक्षाटन के लिए, मतलब सबके रोल उसकी क्षमता और इंटरेस्ट के हिसाब से गुरुकुल में डिफाइन और डिजाइन किए गए होते थे। तो चलो सीबीएसई स्कूलों में ये बातें 1 पीरियड पर वीक की आ गई। अब नाउ जब हम बात कर रहे हैं कि वंस योर पैशन बिकम प्रोफेशन, मैंने देखा है कि एमबीबीएस करने के बाद लोग सिविल सर्विसेज गए, एमटेक बीटेक रिसर्च करने के बाद लोग सिविल सर्विसेज गए। क्या सच में वो अपने फिजिक्स का, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके लिए डॉक्टर्स इंजीनियर बनाने की प्रक्रिया में इस हिंदुस्तान ने इतना पैसा खर्चा किया, क्या वो सच में उस चीज को एंजॉय कर पाए? मेरा मित्र है, ही इज आईएफएस ऑफिसर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। वंस आई यूज्ड टू इंटरैक्ट कि क्या तुम्हें सच में सुकून मिलता है कि जब तुम फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो? कहता है नहीं यार, ये बात तो है नहीं, हम सिर्फ रोटी के चक्कर में इधर चले आए। तो प्रोफेशन को हमेशा अगर पैशन से अटैच कर दिया जाएगा, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क रिफॉर्म इन एजुकेशन। कि जो आप करना चाहते हैं, आज भी मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझे 9 स्टिचेस लगे हैं, बट व्हेन आई एंजॉय
once I go to the ground. Once I face the ball of 130, और my happiest moment कि अगर मैंने रणजी प्लेयर को 6 मार दिया तो उससे बड़ी खुशी और उससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं है. So what I'm trying to tell, ये जो सिचुएशन है स्पोर्ट्स, म्यूजिक और एजुकेशन को एक साथ कोलैबोरेट करके ले जाने, this is I think going to be a trump card and big change in education, और ये जरूरत की चीज है. फुटबॉल का मैच खिलाऊंगा, तुम प्रैक्टिकल की नोटबुक पूरा कर दो. तो जो काम कनेक्टिविटी कि नहीं यार वी विल हैव अ स्पेशल मैच, तो बात दिल के छूने की है और अगेन की पैशन को प्रोफेशन में चेंज करने की है. एंड दिस इज गोइंग टू बी रियल गिविंग, मतलब हैप्पी ग्रोथ ऑफ द फिजिकल मेंटल चाइल्ड, और उसके बिना एजुकेशन संभव नहीं है. That's all I think my input on this. ये रियली एक्चुअली कई बार तो ये लगता है कि हम लोग कहाँ थे ऐसे एजुकेशन सिस्टम के टाइम पे, और इतना देर क्यों लगा दिया सरकार ने इस चीज को लाने के लिए, और वी मिस्ड अ लॉट. अब हाँ, लकली ये अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं एजुकेशन में हैं तो कुछ कर पाएंगे. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं. अब हम वापस आते हैं, हम लोग ने 6 से लेकर के और फिर आगे हमने 12 तक चीजों को डिस्कस किया. हम वापस आते हैं रिवर्स और वो 5+3 को देखते हैं. पहला 5 साल जो कहा गया और फिर उसके बाद 3 इयर्स, ये बात हो रही है कि 2025 तक हम इसको मदर टंग में लेकर के आने वाले हैं. अब मदर टंग में लेकर के आने वाले हैं तो भाई कुछ इसकी अच्छी बातें भी होंगी, कुछ नहीं भी होंगी. मैं यहाँ पर ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ. अनऑफिशियली तो हमारे यहाँ आई थिंक मोर देन 3000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हिंदी में ही. बिहार में अगर आप देखेंगे तो मैथिली है, मगधी है, बिहारी है, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं. हमारे अवध में एक अवधी है, हिंदी है, और मेरठ की अपनी एक अलग लैंग्वेज है. मोर देन 3000 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ इंडिया में है, लेकिन ऑफिशियली जो एक्सेप्टेड है वो 22 लैंग्वेजेस है. और हमारी गवर्नमेंट ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि हम इन 22 के 22 लैंग्वेजेस में पढ़ाई कराने जा रहे हैं. हम और नीचे आते हैं थोड़ा सा, हम बात करते आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज की. तो चाइना में 302 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन एजुकेशन की लैंग्वेज उनकी एक सिंगल है, उनकी मैंडरिन चाइनीज जो लैंग्वेज होती है उसमें वो सारी पढ़ाई कराते हैं. जापान में 14 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन वहां पर लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन सिंगल एक है. रशिया में 150 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन वहां पर सिर्फ एक रशियन लैंग्वेज है. अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इसके कुछ तो अच्छी चीजें भी होंगी कि जो बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते थे एजुकेशन से, होता उनको बेनिफिट होने वाला हो, लेकिन क्या ग्लोबली भी जो हम बहुत मुश्किल से, जब हमने क्लास 6 से कुछ लोगों ने इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी और आज हम फिर वापस उस सिस्टम पे चले आए कि फिर से क्लास 6 से हम इंग्लिश शुरू करेंगे, तो वैसा क्या होने वाला है और इसके बेनिफिट और लॉस क्या होने वाले हैं. मैं डॉक्टर बी सिंह से चाहूंगा कि अथॉरिटी ऑफ सिलेबस एक है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ एजुकेशन कैसा होने वाला है, और ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो मदर टंग में है इसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं. डॉक्टर साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत जेन्युइन बात होता है हमको इनसे जानने को मिले. डॉक्टर बी सिंह. देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगा. हमने आमतौर से देखा है जब नेशनल लेवल पर स्पीचेस हो रही होती हैं तो स्पीकर्स या तो अपनी बात शुरू करते हैं कुछ अपनी जो मदर टंग है उस लैंग्वेज में बात करके, या उसको कंक्लूड करते हैं कुछ कई बार हिंदी में, मलयालम में, जो भी उनकी मदर टंग है. क्यों ऐसा करते हैं वो? सिंपल कारण है उसका कि ऐसा लगता है कि अपनी बात दिल से, जैसे डॉक्टर शिक्षा ने कहा, दिल से बात निकल रही है और ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. तो मदर टंग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं. वैसे तो देखा जाए साइंटिफिकली तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है. हमारे पड़ोस में एक हरियाणा की फैमिली रहती थी, उनके बच्चे यूएस में थे. वो दोनों मदर फादर यूएस में रहे 6 मंथ्स
और आके उन्होंने जब एक्सपीरियंस शेयर किए तो उन्होंने कहा कि शुरू में हम पार्क में बैठ जाते थे, दोनों बच्चे चले जाते थे जॉब पर, सारा दिन हम बैठे रहते थे, तो डिफरेंट कंट्रीज के लोग पार्क में बैठे हुए हैं, लैंग्वेज नहीं है एक दूसरे की, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। पर 2-3 महीने के बाद ऐसा होने लगा कि हम सिग्नल्स के थ्रू बात कर रहे हैं, और अगले 2 महीने में ये हालत हो गई कि हम बातें समझने लगे एक दूसरे की। तो एक तरफ हम देखें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट दिल से बात और दिल तक पहुंचानी है तो मदर टंग से अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। इसलिए अगर ये कहा गया है, कंपल्शन नहीं किया गया एनईपी में, रिकमेंडेशन है, और ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है कि मदर टंग में, लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में हम पढ़ाएं। इंडिया में प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, अभी भी अराउंड 40-50% स्कूल्स टैग लगा रखा है इंग्लिश मीडियम का, इंटरनेशनल स्कूल का, पढ़ाते तो इंग्लिश में ही है वो, तो वहां भी इंग्लिश चलती है, हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों चलते हैं। और बहुत सारी बातें कैंपस में जो बच्चे करते हैं, ब्रेक टाइम में करते हैं, बस में करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? हम बहुत सारे कोर्सेज बनाते हैं, करिकुलम देते हैं, सिलेबस देते हैं उनको वहां भी, और लेकिन बात तो वो अपनी ही मदर टंग में करते हैं, तो कंफर्ट लेवल वहां आता है। इसलिए ये बहुत अच्छा मूव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूलों को चॉइस होनी ही चाहिए, तो बड़ा जुडिशियसली और साइंटिफिकली इस चॉइस को दिया गया है, एक वेलकम स्टेप है जो पॉलिसी में आ रहा है। थैंक यू सो मच। मैं मानता हूं कि ये बहुत सारे बच्चे ऐसे जो थे, जो रूरल के थे, जो इस हेजिटेशन में कि हमारा बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा या पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क ऐसे होते थे, वो हो सकता है आगे आएंगे। गवर्नमेंट को फोर्सफुली चीजों की चलाने की बजाय लोग इजीली चीजों को समझने लगेंगे। एटलीस्ट ये मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है कि हमारा जो स्कूल चलो अभियान है वो कहीं सफल होने की स्थिति पे आ जाए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3rd से लेकर के 5th तक की एजुकेशन सिस्टम को। ये कैसे चीजें बदलने वाली हैं, यहां पर इसको हम देखते हैं। यहां पर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद जब बच्चा क्लास 6 से आएगा तो उसके पास मल्टीपल चीजें होने वाली हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रीशियन का भी ऑप्शन हो जाएगा, एक कारपेंट्री सीखने का भी ऑप्शन हो जाएगा, प्लम्बिंग सीखने का भी ऑप्शन हो जाएगा, साथ में वो PHP भी है, जावा है, SQL है, MySQL है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, कोडिंग और वो सीखने को मिलेगा उसको। तो अब यहाँ पर हम क्लास, ये जो हमारा 3rd से लेकर के 5th तक का सिस्टम है, इसमें कैसे चीजें आ रही हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूं वो ये है कि अगर एक आइसक्रीम वाले के पास आप जाते हैं तो आइसक्रीम में अगर किसी को बटर स्कॉच पसंद है, पहले से मालूम है, तो ही विल गो फॉर दैट। अदरवाइज वो कहता है साहब हमको जरा 3-4 टेस्ट करा दीजिए। हम इंडियन से मिठाई की दुकान पे जाते हैं, साहब वो समझ में नहीं आ रहा, या तो हमको मिक्स्ड मिठाई दे दीजिए या 3-4 हमको टेस्ट करा दीजिए। तो मिठाई वाला छोटे छोटे पीस निकालता है और उसमें से आपको 2-4 टेस्ट करा दे, फिर आपको लगता है हम ये वाली ले लेंगे। तो वहां पर आप डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हो पाते, आप समझ नहीं पाते हैं, इतने बड़े होने पर भी समझ नहीं पाते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि विदाउट करियर काउंसलर, विदाउट करियर काउंसलिंग बच्चा चीजों को समझ पाएगा। और यहां पर मैं SK सिंह साहब से चाहूंगा कि कैसे ये जो 3rd से 5th तक का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बदलने वाला है, और जो ये आगे वोकेशनल सब्जेक्ट के चॉइसेस हैं जिसको हम एक बफेट की तरह देख रहे हैं कि एक बफेट है बच्चे के लिए कि आपके सामने बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई हैं, बहुत कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें से आपको एक चीज पसंद करके आगे फ्यूचर में लेकर के जानी है। और विदाउट कैरियर काउंसलर कितना वो इंपॉर्टेंट होगा। सर कैरियर काउंसलर में मैं ये भी चाहूंगा कि नॉर्मली हम स्कूल्स हैं, हम लोग स्कूल एजुकेशन में हैं, कैरियर काउंसलिंग में हम टीचर से ही काउंसलिंग करा देते हैं कि साहब हमारे टीचर ही काउंसलिंग कर लेता है, या हमारे रिसेप्शनिस्ट ही काउंसलर है। नॉट लाइक दैट। प्रॉपर काउंसलिंग, चाहे वो आउटसोर्सिंग से हो, चाहे वो एक अपॉइंटमेंट से हो, कितनी जरूरत उस चीज की है, और कितना ये 3rd से लेकर 4th तक जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है उस पे क्या चेंजेस आए हैं और कैसे उसको लेने वाले हैं। SK सिंह साहब। Ramesh, it's I think very interesting question. एक RMP पोस्ट होती थी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हमारी गवर्नमेंट ऑफ मतलब पॉलिसीज बहुत सारी पार्टीज और बहुत सारे वोट बैंक के आधार पे बहुत बार चेंज हुई हैं।
अगर डेथ थ्रेट इन मेडिकल अगर आप देखेंगे तो सारे RMTs ने किया था। मेडिकल साइंस के अंदर अगर डॉक्टर की कोई ट्रेनिंग है और उसके बाद डॉक्टर बनता है और कोई दवाई देते देते डॉक्टर बन जाता है, यही मामला रहा है टीचर्स काउंसलिंग के संदर्भ में। करियर काउंसलिंग को समझ पाना, बीइंग अ मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम मैंने किया जब CBSE के साथ करियर काउंसलर, जो काम मैं करते रहा उसका मैं सर्टिफिकेशन चाहता था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग टिल द डेट आई कुडंट फाइंड एग्जैक्टली। तो फिर मैंने थोड़ा करिकुलम पढ़ा ऑस्ट्रेलियन कि भाई आखिर सच में वोकेशनल एजुकेशन ये आप वोकेशनल एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं, तो ये ऐसी स्टेज है जहां पे आपको ये बताना जरूरी है बच्चों को कि आपके बॉडी के लिए जो बुफे आपने तैयार किया हुआ है उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितने विटामिन की आवश्यकता है, आपको कितनी कैलोरी बर्न करना है जिससे आपका बॉडी फिजिकली फिट रहेगा। इट मींस दिस इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक स्टेज। बट द प्रॉब्लम हमारी क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डीप में देखें, मैं चूंकि एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में टीचर्स और बच्चों के बीच बड़ा रिसर्च करते रहा और इजिप्शियंस और नाइजीरियंस बच्चों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंडियन बच्चों के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा था, तो क्या मैंने एक चीज बड़ी ऑब्जर्व की कि सबसे जो बिगेस्ट डैमेज है वो दो एंगल पे है। एक तो सबसे बड़ा डैमेज है कि जब बच्चा थर्ड में आएगा, प्रिपरेटरी स्टेज से सेकंड के बाद, तो वहां पे इतना बड़ा डैमेज हो चुका है पहले, वहां पे आई हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन कोलैप्स कर दिया लोगों ने फोर्स लर्निंग से। वंस यू टॉक अबाउट द ग्रास मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल एंड लोकोमोटर स्किल, ये डेवलप किसने कराई? पेपर टीयरिंग एक्टिविटी कितने लोगों ने कराई है? क्ले मॉडलिंग कितने लोगों ने कराई है? तो बिगेस्ट डैमेज जो हमारे यहाँ हुआ है वो प्री स्कूलिंग को लेके हुआ है। अब उस डैमेज्ड सिचुएशन को आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे आपने एक नर्सरी बना ली है, नर्सरी के बाद आपको पौधे की ग्राफ्टिंग करनी है कि भाई ये कितनी हाइट पे होगा, ये किस जगह किस लैंड पे लगाया जाएगा और किस तरह से ये फ्रूटफुल होगा। तो पहला तो चैलेंज ये है जो कि आई थिंक इस पॉलिसी में इट हैज बीन टेकन वेरी वेल एज अ ECCE. This is the stage of preparatory where two more मतलब specific objective has been taken care. One is ability to read. So ability to read the book or ability to create interest into reading. कि भाई आज घर पे बच्चे आप अखबार पढ़ के आना, न्यूज़पेपर पढ़ के आना या ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ के आना, वो रीडिंग हैबिट डेवलप करने की तरफ एक इंटीग्रेशन है, या आपके किताब का पेज बच्चा 4 बार पढ़ ले, माँ बाप भी उसको पढ़ा ले और वो आके स्कूल में पढ़ना चालू कर दे। तो यू से इट इज एबिलिटी ऑफ रीडिंग? नो, आई डोंट थिंक सो। अब दूसरा जो है कि लिटरेसी के बाद न्यूमरेसी डेवलपमेंट की स्टेज है। मैं कहता हूं कि एबिलिटी टू सबट्रैक्ट एंड ऐड इज अ एक्सरसाइज व्हिच इज गिवन इनटू द बुक। Either child going to the market with the 100 rupees note, buying 5 articles, and he is able to understand how much shopkeeper has given back. The story is this है जो कि हमारे बीएड ने डैमेज किया है। 2012 की रिकमेंडेशन से आज तक उस करिकुलम में बहुत कुछ नहीं हो पाया है। एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड विद परमिशन ऑफ डॉक्टर साहब, आई कैन शेयर कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो पीजीटी सेलेक्ट नहीं होता है उसको हम टीजीटी कर देते हैं, और जो टीजीटी नहीं हो गया तो उसको तो चलो प्राइमरी के अंदर घुसेड़ देते हैं। नहीं, आई थिंक दिस इज द रियल वेरी, ये वो स्टेज है जहां पे कि आप बच्चे के अंदर कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का प्रोसेस इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर ये स्थिति खराब कर दी आपने तो आगे वोकेशनल तो ऑटोमेटिक खराब होगी, और वोकेशनल खराब होगी तो वो आगे जाके हायर में ऑटोमेटिक कंफ्यूज रहेगा। यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेटरी स्टेज का डैमेज किसी तरह से ठीक किया जाए, और दूसरा यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर टीचर को काउंसलिंग ट्रेनिंग दी जाए कि वो बता सके कि जो बुफे में चीजें लगी हुई हैं ये आपको लाइफ में क्या बेनिफिट दे सकती हैं। अमरूद खाने का क्या फायदा है, केला खाने का क्या फायदा है, और सेब खाने का क्या फायदा है। आइसक्रीम ठंडी खाओगे तो दांत की कैविटीज को प्रॉब्लम हो सकती है,
This is all need to be, I think, taken care into a very serious concern. दोनों स्टेज, आपकी जो फाउंडेशन स्टेज है और प्रिपरेटरी स्टेज, this will be I think very challenging as I have noticed, क्योंकि टीचर्स के अंदर वो अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, वो अपने आप को डिस्कार्डेड समझते हैं कि मैंने MSc B.Ed किया हुआ है, मैं तो डबल MA B.Ed हूँ और मुझे चलो अच्छा मेरा यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा. तो दिस compromises need to be stopped and we have to take challenge, especially heads and the trainers has to take this challenge, take the serious concern on this part, and then we can make it happy, healthy classroom atmosphere, and which leads to the vocational education. That's what I would like to share. Well said. ये एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत क्रूशियल स्टेज है जहां पे से सब कुछ बदलने वाला है. बच्चे को टीचर की, एक काउंसलर की, एक प्रिंसिपल की एक हैंड होल्डिंग चाहिए होगी जो चीजों को उनके हेल्प के लिए कर पाए. हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम को. ये मैंने एक चार्ट यहाँ पर शो किया हुआ है. सबसे ऊपर हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स है, फिर अदर स्ट्रीम्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ साइंस है, और आप परसेंटेज देखेंगे कि यहाँ पर मेल फीमेल का दोनों परसेंटेज है. और जैसे जैसे हम हायर डिग्री पे आते हैं ये परसेंटेज हमारा बहुत तेजी से ड्रॉप आउट होता जा रहा है. आप देख लेंगे, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, अगर वहीं पर नोटिस करेंगे तो 28% का आपको यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिल रही है और मास्टर ऑफ आर्ट्स में 3.5 आ गया है. ये एक नंबर बड़ा ड्रॉप है. और हम यहाँ पर वो नंबर दिखाना चाह रहे हैं जो कि ग्रेजुएट एक्चुअली हो गया है. बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट हो ही नहीं पाए हैं और उस बीच में ही उन्होंने चीजों को छोड़ दिया है और वहीं पर वो उस चीज को ड्रॉप आउट करके निकल गए हैं कि साहब हम तो 2 साल भी 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं. ये ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है. सरकार ने ये जो हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लॉन्च किया है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ये बहुत कुछ बदलने वाला है. क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सेइंग है ना कि वो अगर ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो लाइफ में क्या करोगे, कुछ करना है तो पहले ग्रेजुएशन कर लो. लड़की है तो भाई ग्रेजुएशन नहीं करो तो शादी ही नहीं होगी. भाई हम उसमें आपका मैट्रिमोनियल में क्या डालेंगे कि हमारी लड़की ग्रेजुएट ही नहीं है. वी आर लुकिंग लाइक दिस. तो क्या हम कितना ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सरकार ने, हम बहुत ब्रीफ में ही चीजों को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बहुत एलेबोरेट करके नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए छोटा सा पार्ट हमारा इसका भी बनता है. डॉक्टर बी सिंह से मैं चाहूंगा कि वो हायर एजुकेशन सिस्टम में आफ्टर क्लास 12 जिसको हम कहते हैं उस पे गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है और उसमें बेसिकली मैं चाहूंगा कि वो फोकस करें कि B.Ed में क्या चेंजेस आए क्योंकि वो स्कूल एजुकेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाला है. डॉक्टर बी सिंह. आप परमिट करें रमेश जी तो मैं 2 बातें छोटी सी ऐड करना चाहूंगा. सिंह साहब ने जो रेफरेंस दिया, उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि बच्चा 100 रुपए लेके जब मार्केट में जा रहा है तो उसको ये सीखना होगा कि कितना वापस दे रहा है दुकानदार. मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि अब ये मौका मिलने वाला है. दुकान में भीड़ थी, 2 किलो चीनी लेने भेजा था मम्मी ने, दुकानदार ने गलती से 1 किलो का पैकेट पकड़ा दिया और वो लेके घर आ जाएगा, चाहे वो 9th 10th का हो, 7th 6th 7th 8th का हो. उसको ये अंदाजा ही नहीं है हाथ में रखने पर कि ये 2 किलो चीनी है या 1 किलो चीनी है. तो चीजों का आभास, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसकी बात हम कर रहे हैं, 21st सेंचुरी की स्किल्स की जो बात कर रहे हैं, अब ये मौका मिलेगा रियल सेंस में. एक तो ये बात है. काउंसलर की बात हुई, मुझे जब फर्स्ट अवार्ड मिला CBSE का और मुरली मनोहर जोशी जी का स्पीच था 45 मिनट का, एक सेंटेंस याद है उनकी स्पीच का, सिर्फ ओपनिंग सेंटेंस. उन्होंने कहा था यूनेस्को की रिपोर्ट है, इंडियन टीचर्स हैव बिकम बेटर रोल मॉडल्स. And since all of you sitting here, 600 people in FICCI auditorium are teachers, and I am also a teacher, it's a matter of pride and proud for all of us. ये सेंटेंस मुझे याद रहा उनकी स्पीच का. बड़ी क्लैपिंग हुई. उन्होंने कहा होल्ड ऑन, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब रोल बदल गया है टीचर का. इंडियन पर्सपेक्टिव में हर टीचर को काउंसलर होना है. ये 2001 की बात है, आज 2020 में बात कर रहे हैं हम. हर स्कूल में काउंसलर नहीं है. काउंसलर के 2 एट्रीब्यूट, लैंडिंग द ईयर्स, एक्टिव लिसनिंग और नॉन जजमेंटल होना, ये काफी देर से हमें भी समझ में आया.
हम भी एज ए प्रिंसिपल, एज एजुकेटर, एज ए ट्रेनर बहुत सारी बातें करते हैं, पर इसको रियल सेंस में होना, इस स्किल को एक्वायर करना, जो सिंह साहब कह रहे थे कि हर टीचर को ट्रेनिंग मिल जाए, ये 2 एट्रीब्यूट की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात, जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की बात है, हायर एजुकेशन की बात है, हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, सर्वे किया था, और हमने देखा लिम कॉकविन यूनिवर्सिटी है मलेशिया में, हमने ये पाया कि सबसे इनोवेटिव यूनिवर्सिटी है वो। उसको जब स्टडी किया, वहां बड़ी नॉन फॉर्मल तरीके से वहां पढ़ाई होती है, और कॉम्बिनेशंस तो वो बनते ही हैं साइंस के साथ। तो हमारे यहाँ भी इस पॉलिसी में आने वाला है 64 जो आर्ट्स हैं हमारे यहाँ, उनको आर्ट्स और स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और आर्ट्स को मिलाकर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे बच्चों को हायर एजुकेशन में। तो ये एडवांटेज उनको मिलने वाला है। वहां इनोवेशन के चांसेस तो होंगे ही। रिसर्च के ऊपर हम सबने सुना है, पॉलिसी में है कि 2% रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर खर्च होगा, 6% जीडीपी का होगा, 20% एक्सपेंडिचर का एजुकेशन पे खर्च करने वाले हैं हम। कॉलेजेस को मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करने वाले हैं, IIT के साथ एट पार लाने वाले हैं हम अगले 15 ईयर्स में। एफिलिएशन को फेज मैनर में खत्म करने वाले हैं। इस सब का एडवांटेज ये होगा, एज यूजुअल कुछ चांसेस हो सकते हैं मैनिपुलेशन के, पर एक्सपेक्टेशन ये है, लाइट और टाइट रेगुलेटरी सिस्टम भी आ रहा है, जो सारी पॉलिसी का पार्ट है वो। तो उस सब का नतीजा ये होने वाला है कि हम इनोवेशन तो करेंगे ही करेंगे, पॉसिबिलिटी है एबिलिटीज को वाकई नर्चर करने की, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल की, टीम वर्क की, सोशल और मॉरल अवेयरनेस की, जो बहुत हद तक मिसिंग है। जो हमारे यहाँ बहुत सारी बुराइयां हैं समाज में, शायद उनका निदान हमें कुछ मिलेगा इस पॉलिसी के थ्रू, और इन डेप्थ लर्निंग होगी उस लेवल पर। तो ये हमारी उम्मीद है इस पॉलिसी से। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एड ऑन कर दूं चीज को। ये से अंडर ग्रेजुएट में अगर देखा जाए तो सरकार ने ये कह दिया कि जो 3 साल का एजुकेशन सिस्टम हमारा हुआ करता था, उस 3 साल के एजुकेशन सिस्टम को हमने, मैं उस चीज को हाथ भूल गया, वो क्रेडिट स्कोर की आपने पूछा था, मैं उसको ऐड कर दूं। वो तो पॉलिसी में हुआ कि फर्स्ट ईयर में उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर 1 ईयर के आप छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है। सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिल जाएगी। और फोर्थ ईयर का भी प्रोविजन है। अगर आप फोर्थ ईयर कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफाइड फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। तो पीजी लेवल पर जाकर आपका पीजी लेवल के भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का। अगर आपने ऑलरेडी वो रिसर्च कर ली है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आपको वहां पीजी लेवल पे करना नहीं पड़ेगा, 1 ईयर में मास्टर डिग्री आपको मिल जाएगी। जहां तक ये क्रेडिट की बात है, एकेडमिक बैंक बनेगा क्रेडिट्स का। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है, अगर 6 महीने बाद भी किसी ने छोड़ दिया किसी मजबूरी में, तो वो वेस्ट नहीं होगा, एक्युमुलेट होंगे वो क्रेडिट्स, वो आफ्टर सर्टेन गैप भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा सुकून और बहुत बड़ी ट्रेजर बनेगा ये हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये एक्चुअली लिटरली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चेंज ये है जिसमें हमको बहुत सारे बच्चों को, हम जैसे लोगों को जिन्होंने अपनी एजुकेशन को किसी तरह से आगे मैनेज किया है। आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम आफ्टर माय क्लास 12। तो हमने अपनी एजुकेशन को पहले बीएससी कर लिया, फिर बाद में एमएससी रुक के कर लिया, कुछ करके फिर बाद में एमबीए कर लिया। तो अपनी एजुकेशन को आगे हमने कंटिन्यू किया। तो अगर ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता तो हमारे लिए फिर आगे ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला था। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर आपने लेट अस सपोज कि फर्स्ट ईयर आपने आपको ऐड किया और 6 महीने आपने भाग लिए, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट आपका ऐड हो जाएगा। फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करेंगे तो यू विल बी कॉल्ड, जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसकी जो डिग्री मिलेगी, दैट विल बी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स कुछ भी नहीं है। अब आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अब आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, अब वो तो कुछ हुआ नहीं है इस तरह का, वो तो शुरू से ही खत्म कर दिया गया। अब आपको, आप सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट कहलाएंगे। साथ में सर्टिफिकेट के टाइम पे जब आपने 1 साल किया है तो यू विल बी कॉल्ड ये ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डिग्री जो आपको मिलने वाली होगी वो ग्रेजुएट डिप्लोमा। फिर 3 इयर्स आपने कंप्लीट किया, दैट विल बी कॉल्ड डिग्री। लेकिन वहां पर ये होगा कि अगर
आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है और ये कहा गया कि साहब यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको अपीयर होना और ग्रेजुएशन चाहिए, तो डिप्लोमा वाला नहीं चलेगा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, आपको ग्रेजुएशन करना मस्ट है वहां पर। फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि फोर्थ ईयर अगर आप आगे एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप फोर्थ ईयर में आइए, 14 साल कंप्लीट करिए। लेकिन अगर आप फिर वही मास्टर्स करने जाते हैं, आपने 3 साल में छोड़ा है और कहेंगे नहीं साहब हम मास्टर्स 1 साल में करेंगे, तो नहीं चलेगा। आपको फिर वो 4 ईयर और 2 साल का मास्टर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्रेडिट आपको बनानी पड़ेगी। 4 साल आपने कंप्लीट करके छोड़ा है तो मास्टर्स के लिए आपको 1 साल लग जाएगा। एमफिल खत्म हो गया है, एमफिल के बाद फिर पीएचडी करना है तो 4 साल के बाद फिर मास्टर्स उसके बाद पीएचडी के लिए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। गवर्नमेंट और भी बहुत सारी चीजें इसमें लेकर के आ रही है, बट आई विल अप्रिशिएट दिस स्टेप ऑफ क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। और इसका बेनिफिट होने वाला है कि अब नोबडी विल बी कॉल्ड देयर, जो हम लोग ऑनर के साथ लिखते थे कि साहब हम तो एमएससी हैं, तुम बीए वाले हो, किनारे बैठो। दिस विल बी नॉट नो मोर लाइक दैट, एवरीबडी विल बी ग्रेजुएट। तो ये एक बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोबेबली हमारा लास्ट पॉइंट है ये, इसके बारे में हम लोग आते हैं कि ये कैसा होने वाला है। इस चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये लास्ट पॉइंट कैसा हमारा आने वाला है। ये सेल्फ असेसमेंट। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। मुझे अपना बचपन याद है कि सेल्फ असेसमेंट तो नहीं था, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट हम लोग कर लिया करते थे। हमारे एक मित्र हैं महेश जोशी जी, अवस्था अगर मुझे सुन रहे हो तो मेरे बैचमेट थे, ही वाज वेरी गुड इन स्टडीज और मैं थोड़ा सा उनसे कमजोर हुआ करता था, ही वाज नॉट वेरी मच गुड। तो मैं क्रिकेट में अच्छा हुआ करता था, मैं उनको बोलता था, बोला महेश अगर टेस्ट में मुझे दिखा दोगे तो मैं तुमको आउट नहीं करूंगा। तो ही एग्रीज कि अच्छा चलो रमेश आज आउट नहीं करना मुझे। आई वाज अ गुड बॉलर एट माय टाइम। और मैं बात कर रहा हूँ केवी रामपुर की, जो लोग केवी रामपुर की मुझे सुन रहे होंगे तो वो अपने बात को रिकॉल कर सकते हैं, और महेश जी अगर कहीं से मुझे सुन रहे होंगे तो अपनी बात को रिकॉल करेंगे। और फिर वो सेटलमेंट हो जाता था, उस दिन मैं उनको आउट नहीं करता और मैं टेस्ट में पास हो जाता था। तो दिस वाज द रियल स्टोरी, जो मैंने अपने बचपन में तो शेयर नहीं की, लेकिन आज की तारीख में जो बच्चे टिफिन शेयर करते हैं, वो वहां से लेकर के सेल्फ असेसमेंट में बच्चे एक दूसरे को मार्क्स देंगे और कितना वो सही होगा। आज की तारीख में सेल्फ अप्रेजल के लिए जब सैलरी के लिए लेटर जाता है तो उसमें भी लोग, बड़े लोग भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे ये सेल्फ असेसमेंट बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्या अच्छा और क्या खराब होने वाला है, एसके सिंह साहब से मैं चाहूंगा कि ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है और बहुत खराब चीज भी हो सकती है। सिंह साहब कैसे इस पे अपनी बात रखेंगे, मैं चाहूंगा सिंह साहब अपने पॉइंट को रखें। रमेश जी, ये बहुत दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये बात ऑलरेडी सीसी में आ चुकी थी, सीबीएसई ने प्रैक्टिस किया था। और ड्यू टू द अगेन पर्सनल इंटरेस्ट स्कूलों ने फेक मार्किंग करके, अदरवाइज सीसी से बेहतर सिस्टम मुझे नहीं लगता है जितना मैंने प्रैक्टिस किया, अगर आप उसको ऑनेस्टली देखें। बट थोड़ा सा इसके आगे स्टोरी को लेके आते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, आप एमएससी हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास, लास्ट में 5 मिनट आपको एक डेमो क्लास दी जाती है कि भाई ये टॉपिक जरा क्लास में आप जाके पढ़ाइए। तो एंटायर आपकी सर्विस और सिलेक्शन का डिसीजन कहाँ होता है, जहां आप खुद सेल्फ इंडोर्स करते हैं। तो विथ योर परमिशन डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जब बच्चे को अपने आप को एसेस करने का मौका मिलेगा और वो गलत ही कर ले, मैं मानता हूं एक बार कर लेगा, दूसरी बार क्या होगा, तीसरी बार क्या होगा, चौथी बार क्या होगा, तो ये तो आज नहीं तो कल आना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर गेम चेंजर। मैं अपने सारे टीचर्स से कभी ये पूछता हूँ कि ठीक है, अच्छा ये काम कर सकते हो, हाउ यू रेट योरसेल्फ। आप हाइपोथेटिकल हर बार नहीं हो सकते, इसलिए इस तरह की चीजों की प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी मैंने इग्नू से मैं एमएड कर रहा था, तो मुझे 85 to 90% नंबर मिल गए। तो मेरे दोस्त थे रीजनल डायरेक्टर, मैंने फोन किया उनको कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला यार ठीक है, बस 300 बच्चे थे, आपने कुछ 24, 28, 30 पेज लिखे हुए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ये बातें मैं कह चुका हूँ कि अगर मैं 75, 80 का बच्चा हूँ तो मुझे 90 अनायास फेक इंडोर्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप स्किल की बात करते हैं, फ्रॉम 6 वोकेशन की बात करते हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसकी इंडोर्समेंट आपके पीछे से चली आएगी। तो जिस स्टेज में ये बात कही जाएगी, जब आप अपने प्रोफेशन में आप आएंगे,
तो उस समय तक आपकी पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। डॉक्टर साहब, SQA प्रोजेक्ट आया CBSE का, जिसमें एंटायर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिशन पूरी सेल्फ इंडोर्समेंट थी। स्कूलों से ये पूछा जाता, वो प्रोजेक्ट जाकर के रुक गया। लीगल हिंदुस्तान तो इस मामले में बड़ा तेज है ना, कि भाई ड्यूल एफिलिएशन कैसे गए, आपने एफिलिएट कर दिया तो फिर आप स्कूल क्वालिटी असेसमेंट के अंदर में हमें फंसा कैसे सकते हैं। बट दैट वाज द, आई वाज मास्टर ट्रेनर फॉर इट। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप खुद ही बताइए साहब कि आप क्या क्या जानते हैं और आपके पास क्या क्या है। तो जब आपने ये बता दिया तो वही चीज तो मुझे चेक करना होगा, तो मेरा काम तो ऑटोमेटिक आसान होगा। हमेशा अगर किसी की सेल्फ इंडोर्समेंट डाउटफुल है तो वो डूबेगा, और जो सेल्फ इंडोर्समेंट से आगे आएगा वो इस बात के लिए कॉन्फिडेंट होगा कि व्हाट आई एम सेइंग आई नो इट। पीयर असेसमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनी को तो एग्जामिनर देखता ही नहीं, तो 98 वाला दुनिया का सबसे कामयाब इंसान होगा, कोई जरूरी नहीं है। और आज तक हमने देखा है, rightly said by APJ Abdul Kalam, कि you can find the best talent of this country at the last bench। बात तो सही है। तो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट एज अ होलिस्टिक प्ले आई थिंक वेरी क्रेडिबल रोल इन असेसमेंट। अदरवाइज अगर हम इसी रोट लर्निंग और एक आर्टिफिशियल जो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नंबर गेम करते रहेंगे तो अगेन की वही नंबर गेम कब तक चला पाएंगे आप। तो दिस इज गोइंग टू बी इनिशियल स्टेज। ठीक है, हमें चोरी करने की आदत थी तो हम ट्रेन में चोरी कर रहे थे, मेट्रो बंद हो गया ना, तो कस्तूरी रंगन साहब आगे ऐसा ही जरूर कुछ करेंगे, और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हम सारे लोग मिलके कुछ ऐसा करेंगे कि अगेन इनको मेट्रो बना देंगे कि भैया आप इससे निकल नहीं पाओगे। इफ यू कैन जंप 6 फीट तो जरा जंप करके दिखा दो। इंडोर्समेंट इन स्किल्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब डाउट इज नॉट देयर कि जब आप स्किल की असेसमेंट करते हैं तो सब सेल्फ इंडोर्समेंट 100% सही होगी। ये मामला सिर्फ नॉलेज और नंबर्स तक चल रहा था, जो रोट लर्निंग से लोग जाकर के बड़ा लच्छेदार लिख देते थे। आज भी आप देख लीजिए कि बड़े सारे IAS ऑफिसर IIT करने के बाद जो हुए हैं वो अपने पब्लिक डोमेन में कितने इफेक्टिव हैं। तो डिपेंड्स, मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड स्टेप। ऑफ कोर्स इट इज चैलेंजिंग, बट वो काम ही क्या जो चैलेंज के बिना हो। मुझे लगता है कि चैलेंज के बिना काम का कोई मजा नहीं है। दैट्स व्हाट आई आल्सो फील। थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बिना चैलेंज के काम का कोई मजा ही नहीं है। बिल्कुल फैक्ट है, हार्श रियलिटी भी है और सीखने की चीज भी है। और ये मैं लिटरली बताऊं सर, जो जिस एंगल से आपने इसको एलेबोरेट कर दिया है, ये एंगल मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं रहा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ द सीनियरिटी कि, और इनफैक्ट मैं बहुत कंफ्यूज था लैंग्वेजेस को लेकर के। डॉक्टर बी सिंह ने जैसे लैंग्वेजेस को टैकल किया, दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ए एजुकेशन लीडर, मैं उसको कभी नहीं सोच रहा था। मैं तो उसमें नेगेटिव पार्ट नहीं देख रहा था। सब ग्लोबली हम कहां जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। सेशन हमारा काफी लंबा हो गया है, हम इसको यहां पर एंड करेंगे। अगला सेशन हम अगले संडे को नहीं करने वाले हैं, हम नेक्स्ट संडे 23rd को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 23rd को हम सेशन रखेंगे। उसमें हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ